एक बार फिर से आपका स्वागत है सांगरे पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पूंजी के समायोजन की विधि, उसमें हमने एक विधि के हमने क्वेश्चन कर लिए थे। फिर मैंने आपको एक छोटा पॉइंट और बताया था समायोजन के पूंजी के समायोजन के बारे में। तो हमने पहला जो है पूंजी का समायोजन हमने वो कर लिया था। अब आते हैं दूसरे पूंजी का। दूसरा जो पूंजी का समायोजन था उसमें मैंने आपको बताया था पुराने साझेदार के आधार पर। पुराने साझेदारों के आधार पर ये था। पुराने साझेदार के आधार पर मैंने बताया था कि आपको पुराने साझेदार समायोजन का आपको यूज कब लेना है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको बताया था। मैंने आपको इतना कहा था कि भाई पूंजी का समायोजन पुराने साझेदारों के आधार पर कब करना, जब आपको जो भी आपका नया साझेदार है उसकी कैपिटल मतलब उसकी पूंजी क्वेश्चन में नहीं दे रखी हो। पूंजी का समायोजन दो प्रकार से होता है, नए के आधार पे और पुराने के आधार पे। नए के आधार पे तो आपको यूज लेना है, कब लेना है बता दिया मैंने। पुराने के आधार पे कब यूज लेना, जब नए साझेदार की पूंजी क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखी हो या आपको निकालनी। देखो इसमें अगर आप देखोगे ए व बी 2:1 के साझेदार है, उनकी आपको बैलेंस शीट दे रखी है। फिर आपको नीचे 2 पॉइंट दे रखे हैं। उन्होंने 1 अप्रैल को सी को 1/3 भाग के लिए प्रवेश दिया, मतलब सी आ रहा है नया साझेदार 1/3 के लिए। वह कौन सी अपने हिस्से की ख्याति व पूंजी का भुगतान नकद करेगा, मतलब ख्याति भी नकद लेके आएगा और पूंजी भी नकद लेके आएगा। जब वो ख्याति भी लेके आ रहा है पूंजी, अब देखो ख्याति लेके आ रहा है वो तो हमें पता है भाई, हमें अगर ख्याति नहीं देगा तो हम उसको निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बोला है कि सी पूंजी भी नकद लेके आएगा। अब ये बताओ सी की पूंजी मतलब हमें क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी है, सी की पूंजी हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। जब सी की पूंजी हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी, इसका मतलब क्या होगा, सी कौन है, क्या गुरुजी नया साझेदार। तो सी नया साझेदार है तो नए साझेदार की पूंजी आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। जब आपको नए साझेदार की पूंजी क्वेश्चन में नहीं दे रखी हो तो आपको नए साझेदार की पूंजी निकालनी पड़ेगी। जब नए साझेदार की पूंजी आप निकालोगे तो किसके आधार पे निकालोगे, पुराने के आधार पे तो निकालोगे भाई, पुराने के आधार पे निकालोगे तो ये पुराने के आधार पे आया समझ में। जब आपको नए साझेदार की कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तभी आपको ये इस मेथड का यूज करना है, वरना आपको जो पहला मेथड मैंने करवाया उसी के आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करना। आया समझ में। फिर आप देखोगे फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर करना है। 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर होगा, 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर होगा, जो इस प्रकार है। 3 वर्षों के औसत लाभ के एक मिनट रुकना, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर रहा हूं। ख्याति का मूल्यांकन 3 वर्षों के औसत लाभ के ख्याति का मूल्यांकन 3 वर्षों के औसत लाभ के 3 गुने के आधार, 3 गुने के आधार पर होगा, जो इस प्रकार है। 30,000 ये 30 है, 35,000 हानि है और 50,000 आपका लाभ है। तो ये आपको ख्याति के लिए हो गया। देनदारों का आयोजन, अब देखो देनदारों का आयोजन का मतलब रिवैल्यूएशन का पॉइंट। आ जाओ टॉपिक बनाओ रिवैल्यूएशन। देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, टफ नहीं है। क्वेश्चन का थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो हम आते हैं, देखो एक अकाउंट बनाते हैं, 3 अकाउंट बनेंगे, तो आपको पता ही है कि भाई 3 अकाउंट बनेंगे, 3 अकाउंट से कम रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, बस ये 3 अकाउंट का आपको ध्यान रखना है। तो आ जाओ हमारे टॉपिक पे। तो पहला अकाउंट बनाते हैं अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपका आंसर। पहला अकाउंट कौन सा बनेगा, रिवैल्यूएशन। तो बनाए रिवैल्यूएशन, आ जाओ।
बनाने का तरीका तो आपको पता ही है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और ये अमाउंट, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, ये तो आपको पता ही है। तो अब देखो करना कैसे, पहले बात करते हैं देनदारों के आयोजन। देखो वर्किंग नोट भी साथ में करेंगे जो आपको चीजें अच्छी समझ में आए। देनदारों के आयोजन को 9,000 रुपए तक घटाया जाए। डेटर का आयोजन, अब देखो आयोजन की बात, आयोजन का मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। भाई आयोजन का मतलब क्या होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो डेटर्स के ऊपर या देनदारों के ऊपर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना है, 24,000 है। तो यही तो बात है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आयोजन है, ध्यान से देखना, आयोजन कितना है, 24,000 रुपए का। क्वेश्चन कह रहा है जो आयोजन है ना उसको 9,000 रुपए तक घटाना। देखो तक का मतलब मैंने आपको जब रिवैल्यूएशन पढ़ा, जब आपको समझ में आ रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इसको कहां तक घटाना है, 9,000 रुपए तक घटाना है। तो एक चीज बताओ, जब हम 24,000 को 9,000 रुपए तक घटाएंगे तो कितना कम होगा, आपको तो 15,000 रुपए कम होगा। भाई ये तो समझ में आ गया भाई कि आयोजन कितने रुपए कम हो रहा है, 15,000 रुपए कम हो रहा है। भाई आयोजन कितना है, 24,000। क्वेश्चन कह रहा है कि उसको इतना घटाओ कि वो उसको 9,000 रुपए तक घटाओ। तो 9,000 रुपए तक घटाओगे तो कितना घटाओगे, भाई सीधी सी बात है, आप इसको 9,000 रुपए तक घटाओगे तो कितना घटाओगे, 15,000 घटाओगे। ये भी समझ में आ गया, 15,000 घटाए। अब देखो आयोजन का मतलब क्या होता है, हमारे पैसे डूबने के चांसेस। भाई पहले कितने रुपए डूबने के चांसेस थे, 24,000। अब कितने हैं, 9,000। भाई पहले हमारे 24,000 रुपए डूबने के चांसेस थे, अब आपके 9,000 रुपए डूबने के चांसेस है। तो ये जो कम हुआ 15,000 रुपए, आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है, गुरुजी प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो लिख दो क्रेडिट साइड में। कितने हैं, 15,000। बस खत्म। भाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपके लिए प्रॉफिट होता है, ये चीज आप ध्यान में रखना। दूसरा पॉइंट क्या है, स्टॉक का मूल्यांकन 1,20,000 रुपए पर। स्टॉक कितना है, स्टॉक 90,000 है। भाई 90,000 स्टॉक है, इसकी नई वैल्यू हमने कितनी निकाली, 1,20,000। तो स्टॉक भी बढ़ा, कितना बढ़ा, 30,000। बस स्टॉक भी बढ़ गया। उसके बाद क्या है, मशीन का मूल्य 20,000 रुपए तक घटा जाए। अब यही बात, जैसे आयोजन की बात आई वैसे मशीन की बात आ गई कि भाई मशीन की वैल्यू कितनी है, मशीन की वैल्यू 29,000 है। इसको कहां तक घटाना है, 20,000 रुपए तक घटाना। तो सीधी सी बात है, कितने रुपए कम हुई मशीन, 9,000 रुपए। अब मशीन कम हुई तो आपके लिए प्रॉफिट है लॉस है, सीधी सी बात है, हमारे लिए लॉस है। मशीन की वैल्यू कम हो रही है ना अपने तो लॉस है। टू मशीन अकाउंट कितने रुपए, 9,000 रुपए। देखो बार बार इतना नहीं समझाते, इतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज सारी चीजें रिवैल्यूएशन में समझाई थी। 2 या 3 क्लास मैंने रिवैल्यूएशन की ली थी, तो इसीलिए ली थी भी आपको बार बार ये चीजें समझाने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, आ जाओ आगे। फिर क्या है, बैंक के ऋण का भुगतान इसमें आएगा नहीं, मतलब रिवैल्यूएशन का आपका पॉइंट था वो यहां तक खत्म हो गया। तो लगा दो टोटल। यहां कितनी आ रही है, 30-45,000। तो यहां भी कितना आना चाहिए, 45। लेकिन डिफरेंस कितना आ रहा है, 45 में से 9 घटाओगे आप, इधर देखो, इधर 45 है, इधर 9 है, तो किस साइड कम पड़ रहा है, इधर कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है, सीधी सी बात है, 45 से 9 घटाओ कितना बचेगा, 36,000। या आप किस में बांटोगे, पार्टनर में। कौन से पार्टनर, पुराने। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कौन है, ए और बी। इनका अनुपात क्या है, 2:1। 2:1 पे 36 को बांटोगे तो आपको वही 2/3 करके 1/3 करके बांटना है। तो 36 कितना होगा, 24, 12 दूना 24, मतलब 24,000 और 12,000। ये हो गया आपका पॉइंट, ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन में कोई समस्या बता दो मेरे को, रिवैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये चीजें वर्किंग नोट में बतानी है आपको जो मैंने यहाँ पे लिखी है। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। अब बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
3 औसत लाभ के 3, यहां लिख देता हूं, के 3 गुने के आधार पे होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब बनाते हैं अपन पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो पर्टिकुलर और ये आपका क्रेडिट। स्टार्ट वैसे ही करना जैसे हमने नॉर्मल सारे क्वेश्चन किए। तो आ जाओ पहले टॉपिक, पहला क्या है बाय बैलेंस बीडी। ये आपको कहां से मिलेगा? पुरानी बैलेंस शीट से। कहां से मिलेगा? पुरानी बैलेंस शीट। पुरानी बैलेंस शीट ये रही। तो इसमें देखो ए का बैलेंस क्या है? 1,20,000 और इसका 60,000। दूसरा स्टेप क्या था? बाय कैश। जब आपने पुराने 7,000 की कैपिटल लिख लिया तो नई की भी लिख लो, लेकिन नई की हमारे पास कैपिटल है ही नहीं, तो एग्जाम में क्वेश्चन मार्क नहीं निकाला है, मैं तो मिटा दूंगा, आपको नहीं लगाना है। तीसरा स्टेप आता है गुडविल का। गुडविल आपको कैसे निकालनी है? क्वेश्चन ने बोला है कि गुडविल का जो मूल्यांकन है वो आपको 3 वर्षों के औसत लाभ के 3 गुने के आधार पे करना है। तो पहले अब गुडविल के लिए तो मिटाना पड़ेगा। चलो गुडविल देखो, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। गुडविल के लिए आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है? 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर। और 3 वर्षों के औसत लाभ क्या है? पहला है 30,000, फिर आपका 35,000 जो कि हानि है, और लास्ट आपका 50,000। तो मैं उसको मिटा रहा हूं, आपको वहां पे वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं, बाकी ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। एक लास्ट पॉइंट जो हमने नहीं किया उसको मैं नहीं मिटाऊंगा। एक पॉइंट है बैंक ऋण का भुगतान किया जाए क्वेश्चन में। क्वेश्चन उतार लिया करो, ये क्वेश्चन आपको आपकी बुक में नहीं मिलेंगे। तो देखो एक पॉइंट जो आपका ड्यू है वो है बैंक ऋण का भुगतान किया जाए, तो इसका थोड़ा सा एक पॉइंट आपका ड्यू है, मैं यहां पे लिख रहा हूं बैंक लोन का भुगतान, यह आपका पॉइंट बाकी है हमारा। देखो पहले क्या करना, बनाओ वर्किंग नोट। बिना वर्किंग नोट तो कुछ होता ही नहीं है। किसकी ख्याति है? सी की ख्याति निकालना। भाई सी कितनी ख्याति लेके आएगा ये तो हमें पता होना चाहिए। कैसे निकालोगे? ख्याति के लिए क्वेश्चन ने बोला औसत लाभ के 3 गुने के आधार पे, 3 वर्षों के औसत लाभ के 3 गुना। तो 3 वर्षों का औसत लाभ क्या है? पहले निकालो पहले औसत लाभ। अब औसत लाभ कैसे निकालते हैं पूरा बता रखा है मैंने। 3 साल के क्या है भाई? पहले साल का आपका प्रॉफिट है 30,000, दूसरे साल का प्रॉफिट है 35,000, लेकिन ये आपका माइनस में, और 3 साल का प्रॉफिट आपका 50,000। कितने साल है? 3। डिवाइड कितना करोगे? 3। कितना हो गया? 45,000। कितना आएगा? यही आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है आपको ख्याति निकालनी है।
ख्याति मतलब गुडविल। गुडविल कैसे निकालनी है? औसत लाभ के कितने गुना? 3 गुना। तो औसत लाभ कितना है? 15,000। तो इसका 3 गुना वापस कितना हो जाएगा? 45,000। भाई 3 साल डिवाइड करना है और 3 से गुणा करना है, तो क्वेश्चन में दे रखा है। तो हो गया 45,000। अब आपको किसकी? सी की ख्याति निकालनी, तो सी इज गुडविल। भाई 45,000 पूरे व्यापार की ख्याति है, उसमें सी का हिस्सा क्या है? 1/3। तो सी कितनी ख्याति लेके आएगा? वापस 15,000। देखो क्वेश्चन में 15 45 आ रहे हैं बार बार, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो देखो कैसे किया अपन ने। पहले 3 वर्षों का औसत लाभ निकाला। औसत लाभ कितना है? 15,000 है। क्वेश्चन में बोल रहा है 3 वर्षों के औसत लाभ के 3 गुने के आधार पे। तो 3 वर्षों का औसत लाभ क्या? 15,000 है। इसका 3 गुना कर दो, कितना? 45 हो गई। ये आपकी ख्याति आ गई। लेकिन ये ख्याति पूरे व्यापार की है, आपको किसकी निकालनी? सी की निकालनी है। तो सी पूरे व्यापार की ख्याति कितनी है? 45,000। सी कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 1/3 हिस्से के लिए आया, तो हमने उसको 1/3 करके उसकी ख्याति निकाल ली। तो टोटल क्या आ गई? 15,000। तो सी ख्याति के लिए कितने रुपए लेके आएगा? 15,000। और लाके किसको देगा? ए और बी को। ए और बी कौन से अनुपात में बांटेंगे? त्याग के अनुपात में। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका त्याग का अनुपात पुराने अनुपात के बराबर ही है, तो 2:1 में बांट लो। 10,000 और 5,000। जब तक क्वेश्चन में ऐसा नहीं दे रखा हो सी अपना या नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से इस अनुपात में ले रहा है, तब तक आपको पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात मानना है। हो गया? 3 स्टेप। पहला बैलेंस बीडी, दूसरा बाय कैश, तीसरा गुडविल। हो गए 3 स्टेप। चौथा स्टेप क्या था? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन आंसर कहां है? 2 में है। 2 का कहां ट्रांसफर होगा? बाय में। कितना है? 24,000 और 12,000। ये हो गए अपने 4 पॉइंट। हो गए अपने 4 पॉइंट। बाय बैलेंस बीडी, बाय कैश, बाय गुडविल और चौथा पॉइंट रीवैल्यूएशन का। देखो ये तीनों बाय में आने कंफर्म है, लेकिन ये कहीं भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, बाय में। भाई अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 2 में आया तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां आता तो ये यहां आ जाता। बस इतना ही है। हो गए अपने 4 पॉइंट। 4 पॉइंट होने के बाद आ जाओ बैलेंस शीट में। कहां आ जाओ? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको बांटने के लिए आ जाओ। लाइब्रेरी साइड देखो बांटने कुछ है। देखो आपको बांटने के लिए एक रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, जीआर को क्या बोलते हैं? जनरल रिजर्व। ये रिजर्व होता है, 11 बता रखा रिजर्व क्या होता है। तो ये साझेदारों में आपको बांटना है, तो वो कहां है? उस साइड है, तो इस साइड बटेगा बाय जनरल रिजर्व। कितना है? 30,000 है। मैंने ये बोला कि ये बैलेंस शीट किसकी है? पुराने साझेदारों की। तो इसमें जो भी होगा पुराने साझेदारों में ही बटेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। कितना है? 30,000। इनका अनुपात क्या है? 2:1। तो मतलब 20,000 और 10,000 हो गया। और कुछ उधर बांटने के लिए कुछ है ही नहीं, और भी काफी सारे रिजर्व आते हैं, लेकिन इसमें एक ही रिजर्व दे रखा था। जो रिजर्व हो आपको इधर बांटना है। रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट का पार्ट होता है, तो वो साझेदारों के लिए प्रॉफिट ही होगा। आ जाओ एसेट साइड पे। एसेट साइड देखो बांटने के लिए आपको मैंने बोला हमेशा 2 चीज मिलेगी, 1 और 2। इनके अलावा कभी कुछ नहीं आएगा। तो गुडविल है, ये लॉस होता है। दोनों चीजें ये व्यापार के लिए क्या होती है? लॉस होती है। तो 2 गुडविल। पुराने साझेदार, पुराना अनुपात कितना है? 36 है। 36 को बांटो 2:1 में, 24,000 और 12,000। फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस है कितना है? 9,000। 2:1 में बांटो मतलब 6,000 और 3,000। तो पहले क्या करना है? पहले आपको क्या करना है? पहले 4 स्टेप लिखे, फिर लाइब्रेरी साइड में कुछ बांटने के लिए उसको यहां लिख दो, और एसेट साइड में कुछ बांटने के लिए वो यहां लिख दो। एसेट साइड में हमेशा 2 ही चीज आएगी, गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हो गया। यहां तक होने के बाद अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है? पूंजी का समायोजन करना है, क्योंकि आपको सी की पूंजी निकालनी, क्योंकि हमारे पास सी की पूंजी नहीं। अब देखो पूंजी का समायोजन कैसे होता है, देख लो। पूंजी का समायोजन किसके आधार पे? पुराने साझेदारों के आधार पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है?
पुराने साझेदार की समायोजित पूंजी पहले लिखवाया हुआ इनटू उनका लाभों में हिस्सा। वो भी कैसा उल्टा। तो देखो पुराने साझेदार की पूंजी समायोजित पूंजी आप कैसे निकालोगे, मैंने बोला था बैलेंस सीडी से निकालो। कैसे निकालो? बैलेंस सीडी से। तो यहां पे 2 बैलेंस सीडी, तो बैलेंस सीडी निकाल लो पुराने साझेदारों की। देखो कैसे निकालोगे, इधर ऐड करो टोटल कितनी आ रही, या फिर सीधा आंसर निकाल लो ना, 30 50 1,44,000 टोटल तो आप कर सकते हो। इस साइड कितना आ रहा है? 60 70 75 3 72। ये आगे दोनों की पूंजी, दोनों की पूंजी जो है इसको अपन क्या बोलते हैं? समायोजित पूंजी बोलते हैं। जो बैलेंस शीट है इसको समायोजित पूंजी। तो पुराने साझेदार की पूंजी क्या है? 1,44,000 प्लस 72,000 इंटू इनका लाभ में हिस्सा। लाभ में हिस्सा कैसे निकालना मैंने आपको बताया था, भाई पूरे व्यापार का लाभ 1 है, उसमें से नए का हिस्सा घटा लो, क्या बचा? 2/3। 2/3 का उल्टा कर दो, सॉल्व कर लो इसको। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? इसको सॉल्व करो, क्या आएगा आपका आंसर? 1,44,000 और 72,000 कितने होते हैं? 2,16,000। कितना आएगा? इंटू 3/2 1,08,000 मतलब 3,24,000 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपने क्या निकाली? फर्म की पूंजी। फॉर्मूला पूरा नहीं लिखा मैंने, फर्म की पूंजी। अब आपको किसकी पूंजी निकालनी है? सी की पूंजी निकालनी है। तो देखो कैसे निकालते हैं? फर्म की पूंजी माइनस पुराने साझेदारों की पूंजी। बता रखा है ये तो मैंने। देखो फर्म की पूंजी क्या आई? 3,24,000 माइनस पुराने साझेदारों की पूंजी क्या है? 2,16,000। तो आंसर क्या आ गया? 1,08,000। मतलब सी की जो पूंजी है वो कितनी आएगी? यहाँ पे सी की जो पूंजी है वो कितनी आएगी? 1,08,000 रुपए। तो इस साइड टोटल कितनी हो जाएगी? 1,08,000 हो जाएगी। तो इस साइड भी कितना आना चाहिए भाई? दोनों साइड बराबर होनी चाहिए ना, 1,08,000। तो अपने आप ये कैश की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1,08,000। ये निकल गई आपकी सी की पूंजी। मतलब सी अपने व्यापार के लिए कितने रुपए पूंजी लेके आएगा? 1,08,000। ये हो गया आपका पूंजी का समायोजन। ठीक है, देखो वापस देख लो, कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ पे मैंने पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी लिखते हैं। समायोजित पूंजी का मतलब होता है बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी हमने निकाला 1,44,000 और 72,000। तो आ गया लाभों में हिस्सा, 1 में से नए का हिस्सा लेस कर लो, अपने आप पुराने का आ जाएगा। ये आ गया आपका पुराने का। फिर इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो गया अपना पूंजी का समायोजन। अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट में एक बैंक लोन का ध्यान रखना है, बाकी तो इजी है। बैलेंस शीट कोई बड़ी बात नहीं है। देखो फटाफट देख लो बैलेंस शीट। पहले देखो पुराने की तरह बनाते हैं। पहला क्या है? क्रेडिटर। क्या रिवैल्यूएशन में हमने क्रेडिटर में कुछ चेंज किया? नहीं किया, तो सेम लिख दो। फिर क्या? बैंक लोन। बैंक लोन का तो हम भुगतान कर देंगे, तो बैंक लोन को हटाओ। फिर क्या? जनरल रिजर्व हमने बांट दिया, इसको भी हटाओ। फिर क्या? कैपिटल। तो कैपिटल नहीं लिखो। ए बी और सी। ए की है 1,44,000, बी की है 72,000 और सी की हमने निकाली 1,08,000। यही तो है। नहीं, इधर और कुछ नहीं है। फिर आ जाओ इधर, इधर आ जाओ कैश। कैश को छोड़ दो। फिर आ जाओ बैंक। या तो ऐसे करो, बैंक में से बैंक का लोन पेमेंट कर दो। बैंक लोन कितना है? 10,000।
और बैंक में हमारे कितने रुपए पड़े? 20,000। तो आप क्या करो, सीधा बैंक कितना आ जाएगा? 10,000। कैसे किया? 20 में से 10,000 जो बैंक लोन है वो लेस कर दो, हो गया बैंक लोन का पेमेंट। फिर आ जाओ डेटर का। डेटर्स कितने हैं? 60,000। लेस करो पीबीटी। पीबीटी हमारे 24 थे, उसमें से 15,000 हमने पीबीटी कम कर लिया, तो पीबीटी कितना बचा? 9,000 बचा था, तो कितना जाएगा? 51,000। फिर उसके बाद क्या? स्टॉक। स्टॉक को हमने 30,000 बढ़ाया, तो कितना बढ़ाया? 1,20,000। फिर आता है मशीनरी। मशीन को हमने 9,000 रुपये कम किया, तो मशीन कितनी बची? 20,000। फिर आते हैं फर्नीचर। फर्नीचर को हमने कोई चेंज किया ही नहीं है, तो एज इट इज आ जाएगा 10,000। फिर देखो गुडविल को बांट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस को बांट दिया, ये दोनों नहीं आएंगे, ये बन गई आपकी बैलेंस शीट। पुरानी बैलेंस शीट के आधार पे आपको बैलेंस शीट बनानी है, जिससे इजी रहेगा। अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, जो चेंज हुआ वो चेंज कर दो, जो चेंज नहीं है उसको वैसे वैसे वापस लिख दो। अब आते हैं अपन कैश बैलेंस पे। इंपॉर्टेंट चीज आपकी कैश बैलेंस है। देखो कैश बैलेंस में आपको समझा रहा हूं, शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं। कैश बैलेंस में देखो यहां भुगतान कर दिया, कैश बैलेंस की बात करते हैं। कैश की देखो कैश का बैलेंस बीडी क्या है आपके पास? क्वेश्चन देखोगे सर 20,000 है, हाँ 20,000 है। 9,000 कौन? सी आ रहा है। सी पूंजी के लिए कितने रुपए लेके आ रहा है? 1,08,000। और सी गुडविल के लिए कितने रुपए लेके आ रहा है? गुडविल के लिए लेके आया था 15,000। और तो कहीं से कैश आ ही नहीं रही है, क्योंकि अगर बैंक का लोन का पेमेंट अगर हम बैंक से नहीं करते तो हम यहां से माइनस 15,000 या फिर 10,000 जो बैंक का लोन है वो उसमें से हम माइनस कर देते। कितना हो रहा है? देखो इसको एडजस्ट कर लो, कितना हो रहा है? $1,43,000। तो ये कितना आ रहा है आपका? 1,43,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। आया कुछ समझ में? बाकी इतना कुछ टफ चीजें नहीं है इसमें, बिल्कुल इजी चीज है। बस इसमें आपको पूंजी का संवर्धन जो मैंने समझाया है वो ही है। बैलेंस शीट की टोटल आपके दोनों साइड बराबर आनी चाहिए, इसमें आपकी बराबर आ जाएगी। तो ये हमारा जो टॉपिक है रिवैल्यूएशन के बाद जो पूंजी का संवर्धन वो भी हमारा समाप्त हुआ। अभी इस चैप्टर का हमारा एक लास्ट टॉपिक बाकी है, उसके बारे में चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।